तो हम लोग टॉपिक देख रहे थे ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, जिसमें हम लोग कुछ कुछ को कंप्लीट कर चुके थे। हम लोग जो इसमें कंप्लीट करने वाले हैं उसका नाम है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेराई। ठीक है, तो सबसे पहले इन दिस लेक्चर हम लोग इसमें क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, दूसरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, और तीसरा पैथोजेनिसिटी देखेंगे, और चौथा ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो ग्राम पॉजिटिव में हम लोग बैक्टीरिया पढ़ रहे थे। तो हम लोग का जो नेक्स्ट बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेराई। इस लेक्चर में हम लोग को क्या क्या कवर करना है, इसके बारे में क्या क्या ध्यान रखना है, तो समरी के रूप में बताएं। तो सबसे पहला हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, दूसरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक, तीसरा पैथोजेनिसिटी, चौथा ट्रीटमेंट। इसका पूरा पैकेज हम लोग इसमें लेके आए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट है कि द नेम डिप्थेराई वाज गिवन बाय पियरे ब्रेटोन्यू। क्या इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कि द नेम डिप्थेराई वाज गिवन बाय पियरे ब्रेटोन्यू ए फ्रेंच फिजिशियन इन 1826। इट मीन्स लेदर हाइड और देयर इज ए लेदर लाइक ग्रोथ ऑन टॉन्सिल, थ्रोट एंड नसल पैसेज। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कि 1826 ईस्वी में एक फ्रेंच फिजिशियन थे। ये फिजिशियन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला नहीं है, ये डॉक्टर वाले हैं। तो एक फ्रेंच फिजिशियन से जिसका नाम था पियरे ब्रेटोन्यू। नाम क्या था, पियरे ब्रेटोन्यू। वही सबसे पहले इस बैक्टीरिया को नाम रखे थे क्या, डिप्थेराई। तो वही इन्फॉर्मेशन है कि द नेम डिप्थेरिया वाज फर्स्ट गिवन बाय पियरे ब्रेटोन्यू ए फ्रेंच फिजिशियन इन 1826। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स लेदर हाइड। इसका डिप्थेराई का मतलब क्या था, लेदर हाइड। अब लेदर हाइड का मतलब क्या है, इसको लेदर हाइड क्यों बोला गया, लेदर मतलब क्या होता है, स्किन। ठीक है, लेदर एक चमड़ा क्या है, एक टाइप का स्किन ही है। तो इसका मतलब था कि एज देयर इज ए लेदर लाइक ग्रोथ ऑन टॉन्सिल, थ्रोट एंड नसल पैसेज। जब इस इन्फेक्शन से किसी व्यक्ति में, इस बैक्टीरिया से किसी व्यक्ति में बीमारी होता था, तो देखा आता था कि टॉन्सिल, थ्रोट और नसल पैसेज में एक लेयर ऑफ स्किन बन जाता था। लेयर ऑफ स्किन मतलब वो लेयर या वो स्किन हमारे बॉडी में नेचुरली नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके इन्फेक्शन के कारण टॉन्सिल हो, थ्रोट या नसल पैसेज में वहाँ एक एक्स्ट्रा स्किन का लेयर देखने को मिलता था। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, लेदर हाइड। तो वही है कि द नेम डिप्थेराई वाज गिवन बाय पियरे ब्रेटोन्यू ए फ्रेंच फिजिशियन इन 1826। इट मीन्स लेदर हाइड एट देयर इज ए लेदर लाइक ग्रोथ ऑन टॉन्सिल, थ्रोट एंड नसल पैसेज। सुनो, लेदर हाइड का सिंपल मतलब है स्यूडो मेम्ब्रेन। स्यूडो मतलब फॉल्स और मेम्ब्रेन मतलब स्किन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जब बीमारी होता है, तो जहाँ पर इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ पर स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। स्यूडो मेम्ब्रेन कहने का मतलब हुआ कि नेचुरली वो लेयर या मेम्ब्रेन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, लेकिन इसके इन्फेक्शन के कारण एक लेयर बन गया है। जैसे इसको अगर विजुलाइज करवावे लेदर हाइड, तो देखो क्या है, कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल ये रहा कि तो देखो ये जो टॉपिक शो कर रहा है, क्या कर रहा है, लेदरी कवरिंग। ये वाला पैट क्या इन्फॉर्म कर रहा है, लेदरी कवरिंग और स्यूडो मेम्ब्रेन ऑफ टॉन्सिल। देखो इस पार्ट में ये नेचुरली हमारे में नहीं पाया जाता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है वाइट और ब्लैक जैसा, ये लेदर है, ये एक स्किन का लेयर बन चुका है। तो जब इन्फेक्शन हुआ तो इस टॉन्सिल रीजन में देखा गया कि एक और नया स्किन बन जाता है। ये स्किन हमारे में नेचुरली प्रेजेंट नहीं था। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेदर हाइड या लेदर कवरिंग और स्यूडो मेम्ब्रेन। ओके, अब हम लोग उस टॉपिक में आते हैं। ओके, तो इस तरह से फर्स्ट पॉइंट जो था वो क्लियर हुआ कि जो द नेम बाय डिप्थेराई वाज गिवन बाय पियरे ब्रेटोन्यू ए फ्रेंच फिजिशियन इन 1826। इट मीन्स लेदर हाइड एज देयर इज ए लेदर लाइक ग्रोथ ऑन टॉन्सिल, थ्रोट, नसल पैसेज, जिसको स्यूडो मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म वाज फर्स्ट स्टडी बाय एडविन क्लेब्स एंड फ्रेडरिक लोफलर इन 1884। सो इट इज ऑल्सो नोन एज क्लेब्स लोफलर बैसिलस। इसके बाद इंट्रोडक्शन में बता रहा है कि इस ऑर्गेनिज्म को, इस डिप्थेराई ऑर्गेनिज्म, इस डिप्थेराई बैक्टीरिया को सबसे पहला स्टडी किनके द्वारा किया गया, दो व्यक्ति। सबसे पहला व्यक्ति थे एडविन क्लेब्स और दूसरा फ्रेडरिक लोफलर। कब की बात है, 1884 को। इसीलिए इस ऑर्गेनिज्म का एक दूसरा नाम क्या है, क्लेब्स लोफलर बैसिलाई। इसीलिए इस बैक्टीरिया को एक और नाम से जानते हैं,
कौन सा बैक्टीरिया? क्लेब्स लोफलर बेसिलाई। तो वही है कि द ऑर्गेनिज्म वाज फर्स्ट स्टडी बाय एडविन क्लेब्स एंड फ्रेडरिक लोफलर इन 1884, सो इट इज आल्सो नोन एज क्लेब्स लोफलर बेसिलाई। नेक्स्ट है रॉक्स डिस्कवर टॉक्सिन इन 1888, 1888 की बात है। रॉक्स साहब इसमें क्या डिस्कवर किए? टॉक्सिन। ये बैक्टीरिया जो टॉक्सिन निकालता था, इस टॉक्सिन को डिस्कवर कौन किए? रॉक्स। कब किए? 1888 में। तो 1826 में नाम दिया गया डिप्थेरिया, किनके द्वारा? पियरे ब्रेटन्यू के द्वारा। नेक्स्ट 1884 में दो फिजिशियन, दो माइक्रोबायोलॉजिस्ट के द्वारा स्टडी किया, किनके द्वारा? एडविन क्लेब्स और फ्रेडरिक लोफलर के द्वारा। और 1888 में रॉक्स इसमें क्या डिस्कवर किए? टॉक्सिन। नेक्स्ट है इमिल वॉन वेरिंग डेवलप एंटी सेरम अगेंस्ट इट विथ कीटासाटो एंड वोन नोबेल प्राइज फॉर दिस कंट्रीब्यूशन इन 1891। 1891 में दो साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला। सबसे पहले थे इमिल वॉन वेरिंग और कीटासाटो। क्यों मिला? क्योंकि डिप्थेरिया के अगेंस्ट ये दोनों ने मिलकर एंटी सेरम का डेवलपमेंट किया था। तो वही इन्फॉर्मेशन है कि इमिल वॉन वेरिंग डेवलप्ड एंटी सेरम अगेंस्ट इट विथ कीटासाटो एंड वॉन नोबेल प्राइज फॉर दिस कंट्रीब्यूशन इन 1891। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है कि इमिल वॉन वेरिंग साहब कीटासाटो के साथ मिलकर इस डिजीज़ या इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटी सेरम डेवलप किए, जिनके चलते 1891 में उन दोनों को नोबेल प्राइज मिला। नेक्स्ट है इन 1923 ग्लेनी, हॉपकिंस एंड रामोन प्रोड्यूस एटीन्यूटेड वैक्सीन फॉर डिप्थेरिया। 1923 ईस्वी में तीन व्यक्ति मिलकर, ग्लेनी, हॉपकिंस एंड रोमन, ये तीनों मिलकर इस डिप्थेरिया के अगेंस्ट क्या बनाए? एटीन्यूटेड वैक्सीन। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग को 5 पॉइंट देखना है। सबसे पहला वही है कि द नेम डिप्थेराई वाज गिवन बाय पेरे ब्रेटन्यू, ए फ्रेंच फिजिशियन, 1826। इट मीन्स लेदर हाइड एज देयर इज ए लेदर लाइक ग्रोथ ऑन टॉन्सिल, थ्रोट एंड नसल पैचेज, जिसको कि सूडोमेम्ब्रेन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म वाज फर्स्ट स्टडी बाय एडविन क्लेब्स एंड फ्रेडरिक लोफलर इन 1884, सो इट इज आल्सो नोन एज क्लेब्स लोफलर बेसिलस। नेक्स्ट है रॉक्स डिस्कवर्ड इट्स टॉक्सिन इन 1888। नेक्स्ट है इमिल वॉन बेयरिंग डेवलप एंटी सेरम अगेंस्ट इट विथ कीटासाटो एंड वोन नोबेल प्राइज फॉर दिस कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है इन 1923 ग्लेनी, हॉपकिंस एंड रामोन प्रोड्यूस एटीन्यूटेड वैक्सीन फॉर डिप्थेरिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी में इंफॉर्मेशन है कि दीज आर ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई एंड आर थिन, नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग, नॉन कैप्सुलेटेड एंड एरोबिक। ये जो बैक्टीरिया होता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेराई, ये एक ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है जो कि थिन होता है, नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोरिंग होता है, नॉन कैप्सुलेटेड होता है और एरोबिक होता है। इसके पहले जो 2-3 पढ़े थे वो एनएरोबिक था, लेकिन ये कैसा होता है? एरोबिक होता है। नेक्स्ट है द साइज इज 3 to 5 माइक्रोमीटर। इसका जो साइज होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट है दे हैव क्लब शेप्ड स्वेलिंग एट वन और बोथ एंड नोन एज मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुअल्स और बेब्स अर्स्ट ग्रेनुअल विच कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देखो जो रॉड ये तो बेसिलाई है, तो मतलब कि सिंपल में ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए था, लेकिन ये जो बैक्टीरिया होता है ये रॉड शेप्ड होता ही है। इसके साथ साथ इसके टॉप पर या तो एक एंड पर या तो दोनों एंड पर क्लब्ड शेप, मतलब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, फूला हुआ स्ट्रक्चर, स्वेलिंग टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, ये दोनों एंड पर भी हो सकता है और एक एंड पर भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको बोलता है कि दे हैव क्लब्ड शेप्ड स्वेलिंग एट वन और बोथ एंड नोन एज मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुअल। और इसको हम लोग, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुअल। और बेब्स अर्स्ट ग्रेनुअल विच कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इसमें क्या रहता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रहता है। देखो रॉड शेप्ड सिंपल में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्लब शेप्ड आ गया है, यहाँ पर दोनों एंड पर क्लब शेप शो किए हैं, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर इसका होता है। नेक्स्ट है इन स्टेंड स्मेयर दिज ऑर्गेनिजम्स सो चाइनीज लेटर लाइक अरेंजमेंट। नेक्स्ट है स्टेनिंग। स्टेनिंग क्या होता है? स्टेनिंग एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें हम लोग किसी डाई के सहायता से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विजिबिलिटी को बढ़ाते थे, मतलब वो आसानी से और साफ़ सुथरा हमको दिखे, इसके लिए उसके ऊपर कोई डाई डालते थे, कलर डालते थे, तो उसको स्टेन करते थे। नेक्स्ट है स्मेयर। हम लोग स्मेयर का प्रिपरेशन भी जानते हैं कि एक स्लाइड लिए हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सैंपल चिपकाते थे, फिर उसको हीट से थोड़ा गर्म करते थे, फिर टैप वाटर में जाके उसको साफ़ करते थे, तो इस तरह से हमारा स्लाइड बन जाता था। तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे? स्मेयर।
तो वही है कि इन स्टैंड स्मेयर दिस ऑर्गेनिज्म शो चाइनीज लेटर लाइक अरेंजमेंट। जब आप इसका एक स्टैंड स्मेयर बनाइएगा और जब माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाके उस स्लाइड को देखिएगा तो इस यहाँ पर उस बैक्टीरिया का अरेंजमेंट कैसा आपको देखने को मिलेगा, चाइनीज लेटर जैसा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका मॉर्फोलॉजी में हम लोग फिगर बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक में ही देखते हैं। बी पॉइंट क्या है, ग्रोथ फीचर। ग्रोथ फीचर के बारे में सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कि दिच आर ओके, तो अब है उसी में सेकेंड पॉइंट है ग्रोथ फीचर। तो ग्रोथ फीचर में सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कि दिच आर एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एरोब्स। ये जो बैक्टीरिया होता है ये एरोब्स होता है, लेकिन साथ ही साथ में क्या होता है, फैकल्टेटिव एनारोब्स होता है। फैकल्टेटिव एनारोब्स का कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे बैक्टीरिया जो जनरली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्रेब्स साइकिल करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं और एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर उनके आसपास ऑक्सीजन नहीं हो तो वो एरोबिक रेस्पायरेशन को से हटकर फर्मेंटेशन के सहायता से अपना एटीपी बनाने लगे, मतलब कि एरोबिक से हटके एनारोबिक रेस्पायरेशन करने लगे, तो वैसे बैक्टीरिया को फैकल्टेटिव एनारोब्स बोलते हैं। फिर से आपको बता रहे हैं, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया वैसे हैं जो जनरली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्रेब्स साइकिल के द्वारा, मतलब एरोबिक रेस्पायरेशन के द्वारा अपने लिए एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं और बनाते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स वो होते हैं जो ये जो काम करे थे उसके साथ साथ अगर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो ये एरोबिक रेस्पायरेशन से स्विच कर जाते हैं किस पर, फर्मेंटेशन पर। तो वैसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। मतलब ये अगर हमसे कोई पूछा कि कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थराई है क्या, तो हम लोग बोलेंगे एरोब्स, लेकिन ये फैकल्टेटिव एनारोब्स भी हो सकता है। तो सबसे पहला है कि दीज आर एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स। नेक्स्ट है दे ग्रो इन मीडिया इनरिच्ड विथ एग, ब्लड और सीरम। ये ऐसे मीडिया, कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं जिसमें क्या क्या मिला हो, एग मिला हो, ब्लड मिला हो और सीरम मिला हो। तो वही है दे ग्रो इन मीडिया इनरिच्ड विथ एग, ब्लड और सीरम। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म ग्रो फास्ट ऑन लोफलर सीरम एंड अ स्मॉल मॉइस्ट ग्रेनुलर ग्लिस्टेनिंग कॉलोनीज अपीयर हैविंग इरेगुलर एड्स। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये किस मीडियम पर फास्ट ग्रो करता है, उस मीडियम का नाम है लोफलर सेरम। और इसमें जो कॉलोनी बनता है वो कैसा दिखता है, स्मॉल दिखता है, मॉइस्ट दिखता है, ग्रेनुलर दिखता है और ग्लिस्टेनिंग कॉलोनी, ग्लिस्टेनिंग मतलब चमकीला। ठीक है, अपीयर हैविंग इरेगुलर एड्ज, और इसका जो किनारा होता है वो इरेगुलर होता है। तो वही है कि द ऑर्गेनिज्म ग्रो फास्ट ऑन लोफलर सेरम एंड अ स्मॉल मॉइस्ट ग्रेनुलर ग्लिस्टेनिंग कॉलोनी अपीयर हैविंग इरेगुलर एड्ज। नेक्स्ट है ब्लड टेलुराइट बीटी मीडियम हैविंग 0.03 to 0.04% of potassium tellurite is used as a selective media. It help to isolate this organism. जो ब्लड टेलुराइट मीडियम होता है जिसमें 0.03% या 0.04% पोटेशियम क्लोराइड मिला देते हैं, इसको हम लोग एज ए सेलेक्टिव मीडिया फॉर कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थराई यूज करते हैं। अगर कहीं पर कल्चर मीडिया हो, वो मिक्सचर ऑफ कल्चर मीडिया हो, मतलब वहाँ पर एक से ज़्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, लेकिन आपको सिर्फ डिप्थराई को आपको उससे आइसोलेट करना है, अलग करना है, तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, ब्लड टेलुराइट मीडियम का, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन है इट हेल्प टू आइसोलेट दिस ऑर्गेनिज्म। तो ग्रोथ फीचर में 4 पॉइंट देखना है। सबसे पहला ये एरोब्स होता है और फैकल्टेटिव एनारोब्स होता है। नेक्स्ट कैसे मीडियम में ग्रो करता है, जहाँ पर इनरिच्ड हो एग, ब्लड और सीरम। नेक्स्ट है ये कहाँ फास्ट ग्रो करता है, लोफलर सेरम में। इसका कॉलोनी कैसा दिखता है, स्मॉल मॉइस्ट ग्रेनुलर, ग्रेनुलर मतलब दानेदार, ग्लिस्टेनिंग मतलब चमकीला और इरेगुलर से। नेक्स्ट है ब्लड टेलुराइट जिसमें रहना चाहिए 0.03 या 0.04 पोटेशियम टेलुराइट। इसको हम लोग एज ए यूज करते हैं सेलेक्टिव मीडिया। और इसका काम क्या है ब्लड टेलुराइट मीडियम का, इट हेल्प टू आइसोलेट द कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थराई। तो सबसे पहला हम लोग पॉइंट जनरल कैरेक्टरिस्टिक में मॉर्फोलॉजी देखें। नेक्स्ट हम लोग देखें ग्रोथ फीचर। अब हम लोग लास्ट में सी वाला पॉइंट देखेंगे, वायरुलेंस फैक्टर। ओके, तो वायरुलेंस फैक्टर में सबसे पहला पॉइंट है कि पोटेंट एक्सोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय विच इज क्रिस्टलाइन, फ्री ऑफ आयरन एंड हीट लायबल प्रोटीन। इस बैक्टीरिया के द्वारा एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है जो कि कैसा होता है, क्रिस्टलाइन दानेदार टाइप में होता है
ऐसा बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन, मतलब कि जैसे शीशा टूटता है तो उसको बोलते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन होता है और फ्री ऑफ आयरन। इस प्रोटीन में जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं इस प्रोटीन में आयरन नहीं होता है और हीट लायबल होता है। हीट लायबल मतलब अगर थोड़ा सा ज़्यादा इसको टेम्परेचर दे देंगे तो ये जो टॉक्सिन रहता है, एक्सोटॉक्सिन मतलब एक प्रोटीन है, तो ये डीनेचर हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट यही बोलता है कि पोटेंट एक्सोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाई, मतलब जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, विच इज क्रिस्टलाइन, फ्री ऑफ आयरन एंड हीट लायबल प्रोटीन। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं एक्सोटॉक्सिन और इंडोटॉक्सिन। बार बार ये वर्ड आते रहता है। इसके पहले वाले में सब क्या था, इंडोटॉक्सिन था, ये पहला बार आया यहाँ पर एक्सोटॉक्सिन। तो देख लेते हैं। तो एक्सोटॉक्सिन क्या है, तो एक्सोटॉक्सिन आर पोटेंट सेक्रेटेड प्रोटीन मेड बाय सर्टेन बैक्टीरिया। एक्सोटॉक्सिन क्या है, एक पोटेंट मतलब खतरनाक हमारे बॉडी के लिए, जो कि किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया के द्वारा कुछ ऐसे प्रोटीन सीक्रेट किए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए खतरनाक होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोटॉक्सिन। तो एक्सोटॉक्सिन क्या है, एक्सोटॉक्सिन आर पोटेंट सेक्रेटेड प्रोटीन मेड बाय सर्टेन बैक्टीरिया, while इंडोटॉक्सिन आर लिपोपोलीसेचराइड दैट आर पार्ट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। लेकिन जो इंडोटॉक्सिन होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, लिपोपोलीसेचराइड। एक्सोटॉक्सिन क्या है, एक्सोटॉक्सिन एक प्रोटीन है, लेकिन इंडोटॉक्सिन क्या है, एक लिपोपोलीसेचराइड है। ये सेक्रेट नहीं किया जाता है, ये बनाया नहीं जाता है, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो वही है कि एक्सोटॉक्सिन आर पोटेंट सेक्रेटेड प्रोटीन मेड बाय सर्टेन बैक्टीरिया। नेक्स्ट, भाई इंडोटॉक्सिन आर लिपोपोलीसेचराइड दैट आर पार्ट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर टॉक्सिसिटी की बात करें तो एक्सोटॉक्सिन ज़्यादा टॉक्सिक होता है इंडोटॉक्सिन के कंपेरिजन में। ठीक है। नेक्स्ट, दिस टॉक्सिन, मतलब यही एक्सोटॉक्सिन की बात करें, अब टॉपिक पर आ चुके हैं। तो दिस टॉक्सिन कन्वर्टेड इनटू टॉक्साइड बाय ट्रीटिंग विथ फॉर्मल्डिहाइड एंड इज यूज्ड एज वैक्सीन फॉर डिप्थीरिया। सिंपल बात है, टॉक्सिन और टॉक्साइड में क्या डिफरेंस है, दो वर्ड आया है। एक पहला वर्ड है टॉक्सिन और दूसरा वर्ड है टॉक्साइड। तो अगर टॉक्सिन को हम लोग मतलब उसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं और यही टॉक्सिन इस टॉक्सिन का काट रहे, मतलब इससे जो इफेक्ट हो रहे हैं उस इफेक्ट से बचाने वाले को क्या बोलेंगे, टॉक्सॉइड। टॉक्सिन से इफेक्ट हो रहा है और टॉक्साइड उस इफेक्ट से बचाता है। ठीक है, जैसे वैक्सीन होता है ना, जिस बीमारी का वैक्सीन डालते हैं उसी के पैथोजन हम लोग डालते हैं, तो उसी तरह से टॉक्सिन और टॉक्साइड में यही रिलेशन है कि टॉक्सिन से इफेक्ट शो होता है और टॉक्साइड उस इफेक्ट को होने नहीं देता है या उसका काट है। तो वही है कि इसका जो टॉक्सिन होता है, अगर आप उसको फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट कीजिएगा, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाइएगा, तो जो आपको प्रोटीन मिलेगा वो क्या होगा, टॉक्साइड। और इस टॉक्साइड को हम लोग डिप्थीरिया के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। तो वही है, दिस टॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू टॉक्साइड बाय ट्रीटिंग विथ फॉर्मल्डिहाइड एंड इज यूज्ड एज वैक्सीन फॉर डिप्थीरिया। नेक्स्ट है इस टॉक्सिन के बारे में थोड़ा तो द टॉक्सिन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट। ये जो टॉक्सिन होता है डिप्थीरिया वाला, इसमें दो पार्ट रहते हैं। सबसे पहला है पार्ट ए, दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए क्या है, हैविंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 21150 डाल्टन, 21,150 डाल्टन होता है पार्ट ए का मॉलिक्यूलर वेट, और पार्ट बी का होता है 40,000। तो पार्ट बी के बारे में इंफॉर्मेशन है, हैविंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 40,000 डाल्टन। फिर से बता रहे हैं, इस टॉक्सिन में कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहले एक पार्ट को बोलते हैं पार्ट ए, दूसरे पार्ट को बोलते हैं पार्ट बी। पार्ट ए का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 21,000 डाल्टन होता है अप्रॉक्स, और पार्ट बी का 40,000 डाल्टन होता है। नेक्स्ट इसमें इंफॉर्मेशन है कि बी पार्ट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्ट ए इनटू द सेल। जो बी पार्ट है इसका काम क्या है, तो बी पार्ट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इस पार्ट ए को सेल के अंदर ले जाने में पार्ट बी मदद करता है। ठीक है, ऐसा समझे कि पार्ट बी बस है और पार्ट ए उसका सवारी है, और इसको सेल के अंदर जाना है, तो इसके सहायता से ही वो पार्ट बी के सहायता से पार्ट ए सेल के अंदर जाएगा। तो वही इन्फॉर्मेशन है कि बी पार्ट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्ट ए इनटू द सेल वेयर इट इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस विच इज़ द रीजन फॉर नेक्रोटॉक्सिक एंड न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द टॉक्सिन। और जब ये पार्ट ए हमारे सेल में जाता है तो वहाँ पर क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है,
जिसके कारण हमारे सेल में क्या देखा जाता है, नेक्रोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है, तो वही है कि बी पार्ट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्ट ए इनटू द सेल वेयर इट इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस विच इज द रीजन फॉर नेक्रोटॉक्सिक एंड न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द टॉक्सिन। अब हम लोग बात करते हैं नेक्रोटॉक्सिक क्या होता है और न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है। तो नेक्रोटॉक्सिन क्या है कि इट किल्स इंडिविजुअल सेल्स काउज लोकलाइज टिश्यू डेथ और नेक्रोसिस। नेक्रोटॉक्सिस किससे होता है, नेक्रोटॉक्सिन से होता है। ठीक है, तो नेक्रोटॉक्सिन के द्वारा अगर किसी इंडिविजुअल के या सेल को या ऑर्गन को अगर किल किया जा रहा है, उसका डेथ किया जा रहा है, नेक्रोसिस किया जाता है, तो लेकिन होता है क्या, लोकलाइज टिश्यू। लोकलाइज मतलब एक फिक्स्ड, ये पूरे बॉडी की बात नहीं कर रहा है, किसी खास पार्ट को, टिश्यू को, बॉडी को अगर वहाँ पर नेक्रोसिस करवा रहा है, डेथ करवा रहा है, तो वैसे टॉक्सिन को हम लोग बोलते हैं नेक्रोटॉक्सिन। और इसके इफेक्ट को क्या बोलेंगे, नेक्रोटॉक्सिक इफेक्ट। तो नेक्रोटॉक्सिन क्या होता है, इट किल्स इंडिविजुअल सेल्स एंड काउज लोकलाइज टिश्यू डेथ। लोकलाइज टिश्यू डेथ का मतलब किसी एक फिक्स्ड जगह पे, एक फिक्स्ड स्पेस पे, एक फिक्स्ड लोकेशन पे। तो और इसके इफेक्ट को क्या बोलेंगे, नेक्रोटॉक्सिन। दूसरा न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट किसके द्वारा होगा, न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट होगा न्यूरोटॉक्सिन के द्वारा। तो इट प्राइमरली अफेक्ट द नर्वस सिस्टम डिसरप्टिंग नर्व इम्पल्स एंड काउजिंग पैरालिसिस। न्यूरोटॉक्सिन वैसे प्रोटीन होते हैं जो मेनली हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, हमारे नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन को डिसरप्ट करते हैं, रोकथाम करते हैं, और जिसके कारण पैरालिसिस होता है। पैरालिसिस क्या है, पैरालिसिस मतलब मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा। तो अगर हमारा नर्व इम्पल्स कंडक्शन ऑफ इम्पल्स या जो भी करंट करेगा ही नहीं, जो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है वो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को देता है, तब मसल्स ऑफ कंट्रैक्शन में जाता है। अगर नर्व इम्पल्स ही एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं जाएगा तो वहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो फाइनली पैरालिसिस होगा। तो न्यूरोटॉक्सिन के द्वारा जो इफेक्ट दिखाया जाता है उसको बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है, फिर से समझा रहे हैं, यहाँ पर दो इफेक्ट पढ़ना है, नेक्रोटॉक्सिक इफेक्ट एंड न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट। नेक्रोटॉक्सिक इफेक्ट होगा नेक्रोटॉक्सिन से, और न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट होगा न्यूरोटॉक्सिन से। ठीक है, तो न्यूरोटॉक्सिन के द्वारा जो इफेक्ट दिखाया जाता है उसको बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट, और नेक्रोटॉक्सिन के द्वारा जो इफेक्ट दिखाया जाता है उसको बोलते हैं नेक्रोटॉक्सिक इफेक्ट। तो इस तरह से हम लोग इसका वायलेंस फैक्टर को देखें। अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट में, जिसका नाम है पैथोजेनिसिटी। तो पैथोजेनिसिटी द प्रोसेस बाय विच एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। किस तरह से होता है, क्या होता है, इसी के स्टडी को हम लोग पढ़ते हैं पैथोजेनिसिटी। तो इसमें सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कि दिज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन ह्यूमन्स थ्रोट, माउथ, नोज एंड अदर बॉडी सेक्रेशन वेयर एनिमल्स आर इम्यून्स टू इट वेयर एज। तो यहाँ पर सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, डिप्थीरिया वाला जो बैक्टीरिया होता है, कहाँ जनरली पाया जाता है, ह्यूमन्स के या तो थ्रोट में पाया जाएगा, माउथ में पाया जाएगा, नोज में पाया जाएगा, या अदर बॉडी सेक्रेशन। अदर बॉडी सेक्रेशन मतलब फीकल मैटर हो गया, यूरिन हो गया, कुछ म्यूकोसा भी होता है, स्वेट ग्लैंड से स्वेट भी आता है, वैक्स ग्लैंड से वैक्स भी आता है। तो इन सारी चीज़ों में प्रेजेंट रह सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वेयर एज एनिमल्स आर इम्यून टू इट। इसका मतलब हुआ जो जानवर होते हैं इस बैक्टीरिया के लिए इम्यून होते हैं। इम्यून मतलब उनमें ये बैक्टीरिया कोई अपना लक्षण शो नहीं कर सकता है। एनिमल्स में इसमें बीमारी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एनिमल्स के पास इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी उनके बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट रहता है। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन यही हो गया कि दिच बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन ह्यूमन थ्रोट, माउथ, नोज एंड अदर बॉडी सेक्रेशन वेयर एज एनिमल्स आर इम्यून टू इट। नेक्स्ट है द टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस लोकल एज वेल एज जनरलाइज इफेक्ट। जब हमारे बॉडी में ये प्रेजेंट रहता है, जब इन्फेक्शन करवाता है, तो इसका जो टॉक्सिन रहता है हमारे बॉडी में या तो लोकल इफेक्ट शो कर सकता है या जनरलाइज इफेक्ट शो करता है। अब देखते हैं लोकल इफेक्ट क्या होता है, जनरलाइज इफेक्ट क्या होता है। तो लोकल इफेक्ट कंफाइंड टू ए स्पेसिफिक एरिया और लोकेशन। अगर इसके टॉक्सिन का जो इफेक्ट है, जो नेक्रोसिस है या सेल डेथ है, कुछ भी है, अगर इसका इफेक्ट एक स्पेसिफिक लोकेशन, एक स्पेसिफिक स्पेस या एरिया में ही
कन्फाइंड मतलब उससे ज़्यादा नहीं फैले, उतना पर दूर तक ही सीमित रहे, तो वैसे इफेक्ट को बोलेंगे हम लोग लोकल इफेक्ट, मतलब कन्फाइंड टू ए स्पेसिफिक एरिया और लोकेशन। नेक्स्ट है जनरलाइज और सिस्टेमिक इफेक्ट इन अफेक्टिंग द इंटायर बॉडी। अगर इसका टॉक्सिन हमारे इंटायर बॉडी को अफेक्ट कर रहा है तो वैसे इफेक्ट को क्या बोलेंगे, जनरलाइज या सिस्टेमिक इफेक्ट। नेक्स्ट इसमें इंफॉर्मेशन है कि क्लोस्ट्रीडियम डिप्थेराई। नेक्स्ट इसमें इंफॉर्मेशन है कि कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थेराई, सॉरी क्लोस्ट्रीडियम बोल दिए थे, कोर्नीबैक्टीरियम होगा। कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थेराई काउजेज डिप्थेरिया इन ह्यूमन्स। इट इज ए कॉन्टाजियस डिजीज एंड द इन्फेक्शन इज स्प्रेड बाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और ड्रॉपलेट। सबसे पहले इसमें वर्ड देखे हैं कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड आया है कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब होता है दैट यू कैन गेट बाई टचिंग समबॉडी और समथिंग। ऐसा इन्फेक्शन, ऐसा बीमारी जो छूने से होता है, किसी चीज़ को आप छुए हैं या कोई आपको छू दिया है, सो वैसे इन्फेक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉन्टेजियस इन्फेक्शन। तो वही बोलता है कि कोर्नी डिप्थेरिया जो होता है काउजेज डिप्थेरिया इन ह्यूमन्स। कोर्नी डिप्थेराई क्या काउज करता है, डिप्थेरिया, किसमें, ह्यूमन्स में। और ये जो डिप्थेरिया है वो कैसा इन्फेक्शन है, कॉन्टेजियस इन्फेक्शन है, मतलब इट इज़ ए कॉन्टेजियस डिजीज एंड द इन्फेक्शन इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और ड्रॉपलेट, या तो डायरेक्ट टच या ड्रॉपलेट, जो हम लोग श्वास ले रहे हैं, जो बाहर निकल रहा है, जो मुंह से बोलते हैं तो थोड़ा बहुत सलाइवा निकलता है, थूक निकलता है, उससे हो सकता है। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड इज 3 to 4 डे। इस जो बीमारी का जो इस माइक्रोऑर्गेनिज्म का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना है, 3 से 4 दिन है। नेक्स्ट है चिल्ड्रेन आर मोर ससेप्टेबल टू दिस इन्फेक्शन ड्यू टू वीक इम्यूनिटी। कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थेराई का चिल्ड्रेन जो होते हैं चिल्ड्रेन का जो एज ग्रुप होता है वो इसके लिए मोर ससेप्टेबल होते हैं। मोर ससेप्टेबल मतलब इनको ज़्यादा खतरा है, इससे इनको आसानी से हो सकता है, क्योंकि इनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होता है, वो डेवलपिंग स्टेज में होता है, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। तो इसीलिए बोलता है कि चिल्ड्रेन आर मोर ससेप्टेबल टू दिस इन्फेक्शन ड्यू टू वीक इम्यूनिटी। नेक्स्ट है व्हेन द बैक्टीरिया एंटर द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन इट अटैच इटसेल्फ टू द बैक ऑफ थ्रोट, इट स्टार्ट मल्टीप्लाइंग लोकली एंड टॉक्सिन इज रिलीज विच ब्रिंग नेक्रोसिस, इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रिन एक्यूमुलेशन दैट इज स्यूडो मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड। बोल रहा है जब ये बैक्टीरिया ह्यूमन्स बींग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंटर करता है तो ये कहाँ अटैच होता है, हमारे थ्रोट के बैक साइड में। ओके, बोल रहा है कि व्हेन द बैक्टीरिया इंटर द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन इट अटैच इटसेल्फ टू बैक ऑफ थ्रोट। तो ये जब बैक्टीरिया हमारे में ह्यूमन्स बींग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंटर करता है तो कहाँ अटैच कर जाता है, थ्रोट के बैक में, और वहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा और वहाँ पर टॉक्सिन को रिलीज करेगा। और इस टॉक्सिन के कारण ह्यूमन्स में क्या देखने को मिलेगा, नेक्रोसिस, सरालगनन, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग और फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या है, प्रोटीन है, उसका एक्यूमुलेशन। और जब ये सब तीनों चारों काम होगा तो वहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, स्यूडो मेम्ब्रेन का। स्यूडो मेम्ब्रेन आप लोग को विजुलाइज करवा चुके हैं, एक फॉल्स लेयर का फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि ओके एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि द मेम्ब्रेन में ब्रेक एट टाइम व्हाइल फोर्स्ड कफिंग एंड लीड टू एस्फेक्सिया इन चिल्ड्रेन। बोल रहा है कि जो स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ है जब व्यक्ति फोर्सफुली खांसता है तो उस समय क्या होता है, कभी कभी ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाएगा तो गले में चौक लाइक सिचुएशन हो जाएगा, मतलब गला फंस जाएगा, ना आप श्वास ले सकते हैं ना बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया का सिंपल हिंदी मीनिंग क्या होता है, श्वासावरोध। श्वासावरोध मतलब आप सही से श्वास नहीं ले पा रहे हैं, श्वास लेने में कुछ अवरोध आ गया है। तो वही है कि दिस मेम्ब्रेन में ब्रेक एट टाइम व्हाइल फोर्स कफिंग एंड लीड टू एस्फेक्सिया इन चिल्ड्रन। एस्फेक्सिया का मतलब श्वासारोध। तो ये जो स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, कभी कभी व्यक्ति जब फोर्स कफिंग करता है तो उस समय ये मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, टूट जाता है। और अगर टूट जाएगा तो वो व्यक्ति चोकिंग लाइक कंडीशन में हो जाएगा, तो उसमें एस्फेक्सिया का कंडीशन देखने को मिलता है। एस्फेक्सिया क्या है, एस्फेक्सिया इज ए कंडीशन वेयर द बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। एस्फेक्सिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है।
नेक्स्ट है द स्यूडो मेम्ब्रेन इज डिफिकल्ट टू रिमूव एज इपिथेलियल सेल्स ऑफ म्यूकोसल लाइनिंग आर इन्वॉल्व्ड इन इट्स फॉर्मेशन देयरफॉर इफ अटेम्प्ट्स आर मेड टू रिमूव ब्लीडिंग स्टार्ट। ये जो स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है इसको आसानी से आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसका रीज़न बताया कि हमारे देखो इपिथेलियल सेल जो सबसे ऊपरी वाला लेयर है म्यूकोस, जो हमारे म्यूकोसा होते हैं, जो उसका सबसे जो ऊपरी सेल है जिसको हम लोग इपिथेलियल सेल बोलते हैं, तो इपिथेलियल सेल के साथ साथ ही इसका फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब इपिथेलियम सेल के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इस स्यूडो मेम्ब्रेन को हटाते हैं ज़बरदस्ती तो आप इपिथेलियल सेल मतलब बाहरी लेयर को भी हटाएंगे, और अगर बाहरी लेयर को हटाएंगे तो वहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि द स्यूडो मेम्ब्रेन इज डिफिकल्ट टू रिमूव as epithelial cells of the mucosal lining are involved in its formation, therefore if attempts are made to remove it bleeding start। next information है the cervical lymph node may enlarge and edema of entire neck occur, this condition is known as bull neck। कभी कभी देखा जाता है कि हमारा जो सर्वाइकल रीजन में जो लिम्फ नोड पाए जाते हैं, लिम्फ नोड क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शियस मटेरियल को ट्रैप करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जो हमारे बॉडी में पूरे शरीर में पाया जाता है जगह जगह पे। तो उसी में इंफॉर्मेशन है कि द सर्वाइकल लिम्फ नोड में इलाज, वहाँ पर जो सर्वाइकल लिम्फ नोड रहेगा उसका साइज बढ़ जाएगा, वहाँ पर इडीमा हो सकता है। और कभी कभी देखा जाता है कि पूरा नेक में, पूरे गले रीजन में इडीमा हो जाता है। और जब पूरे गले में आपका इडीमा हो गया है, स्वेलिंग हो गया है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बुल नेक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आपको लिम्फ नोड दर्शाए हैं। ये हम एक वुमेंस वीक बनाए और लिम्फ नोड कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है हमारे बॉडी में। सिर्फ यहाँ पर हम लोग सर्वाइकल वाला दर्शाए हैं, आपको पूरे बॉडी का नहीं दर्शाए। ये एसोफेगस है, ये आपका एसोफेगस हो गया, और लिम्फ लैंड से ये दर्शाए हैं। नेक्स्ट है नजल टाइप ऑफ डिप्थेरिया इन्फेक्शन इज एल्सो सीन, इट में सफोकेट ए चाइल्ड। कभी कभी देखा जाता है कि हमारे नजल चेम्बर में या नोज वाले रीजन में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं नजल टाइप ऑफ इन्फेक्शन। तो वही बोला है कि नजल टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज एल्सो सीन, इट में सफोकेट ए चाइल्ड। और अगर नोज में इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पर भी स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। अगर स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा तो चाइल्ड में सफोकेशन वाला कंडीशन देखने को मिलता है। सफोकेशन क्या है, सफोकेशन एक ऐसा कंडीशन में है जिसमें हमको जितना श्वास अंदर लेना चाहिए था उतना ले नहीं पाते हैं, जितना छोड़ना चाहिए था वो छोड़ भी नहीं पाते हैं। तो अगर नज़ल में हो गया है तो इसको बोलेंगे नजल टाइप ऑफ डिप्थेरिया, और इसमें देखा जाता है चिल्ड्रन में सफोकेशन वाला कंडीशन। नेक्स्ट है कॉन्जक्टाइवल वल्वोजेनाइलल ओटाइटिक एंड क्यूटाइनियस टाइप कुड बी सीन व्हेन द बैक्टीरियल टॉक्सिन स्प्रेड टू अदर साइड। ये जनरली हमारे थ्रोट में, टॉन्सिल में, ये सब में पाया जा रहा था, लेकिन अगर इसका टॉक्सिन एक जगह से दूसरी जगह हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांसपोर्ट हुआ है, तो और भी इसके अलावा मतलब टॉन्सिलाइटिस हो गया, टॉन्सिल में इन्फेक्शन, या हमारा जो नज़ल में इन्फेक्शन हो रहा था, उसके अलावा क्या क्या कॉन्जक्टाइवा में भी हो सकता है, वल्वोवेजाइनल पार्ट में भी हो सकता है, ओटाइटिक मतलब आई से रिलेटेड बात कर रहा है, और क्यूटेनियस टाइप का डिप्थेरिया हम लोग को देखने को मिलता है। तो वही है कॉन्जक्टाइवल वल्वोवेजाइनल ओटाइटिक एंड क्यूटेनियस टाइप कुड बी सीन व्हेन द बैक्टीरियल टॉक्सिन स्प्रेड टू अदर साइड। नेक्स्ट, इसके बारे में सिर्फ हम लोग को नाम जानना था, बुक में इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि क्यूटेनियस डिप्थेरिया क्या होता है। तो क्यूटेनियस डिप्थेरिया क्या है, टॉक्सिन ब्रिंग अदर चेंज इन ऑर्गन लाइक फैटी मायोकार्डियल सेल, फैटी चेंज इन लीवर, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी एंड पोलिन्यूराइटिस व्हेन मोटर नर्व्स आर इन्वॉल्व्ड। बोल रहा है कि ये जो टॉक्सिन होता है ये क्या करता है, तो हमारे कुछ ऑर्गन में फैटी एक्यूमुलेशन करवाता है। देखो हमारे नॉर्मली हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है उसमें सेल पाए जा रहे हैं, सेल मिल के टिश्यू बना रहे हैं, अपना फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि इस इन्फेक्शन के कारण उस सेल के जगह किसका डिपोजिशन होने लगता है, फैट का डिपोजिशन होने लगता है। अगर हार्ट में हो रहा है तो उसको बोलेंगे फैटी मायोकार्डियल चेंज, अगर लीवर में हो रहा है तो फैटी चेंज इन लीवर, अगर एड्रिनल ग्लैंड में हो रहा है तो फैटी चेंज इन एड्रिनल ग्लैंड, उसी तरह किडनी भी हो सकता है। और पोलीन्यूराइटिस पोली मतलब बहुत सारा, न्यूरोइटिस मतलब न्यूरॉन से रिलेटेड, और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, मतलब एक ही साथ बहुत सारे न्यूरॉन्स में इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। अगर
इसका इन्फेक्शन हमारे मोटर नर्व तक, इसका जो टॉक्सिन है हमारे मोटर नर्व तक पहुंच गया है, तब इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस डिप्थेरिया। फिर से बताते हैं क्यूटेनियस डिप्थेरिया क्या है। टॉक्सिन ब्रिंग अदर चेंज इन ऑर्गन लाइक फैटी मायोकार्डियल चेंज, फैटी चेंज इन लीवर, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी एंड पोलिन्यूराइटिस व्हेन मोटर नर्व्स आर इन्वॉल्व। नेक्स्ट है द टॉक्सिन कैन अफेक्ट हार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डेथ में अकर ड्यू टू सर्कुलेटरी फेल्यूर। इसका जो टॉक्सिन होता है ये हमारे हार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है, देखे थे फैटी मायोकार्डियल चेन, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है, यहाँ देखे थे पोलिन्यूराइटिस। अगर ये सब हुआ है तो फाइनली क्या होता है, लास्ट में डेथ भी हम लोग को देखने को मिल सकता है ड्यू टू सर्कुलेटरी फेल्यूर। कहीं पर भी अगर हार्ट में अगर फैट का डिपोजिशन हो गया तो अपना हार्ट सही से काम नहीं करेगा तो सर्कुलेटरी फेल्यूर आ जाएगा और फाइनली ह्यूमन बींग्स में क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो इस तरह से डिप्थेरिया क्या क्या कर रहा था वो हम लोग देखें। देखो यहाँ पर हम तुमको यही बताने की कोशिश किए हैं कि जनरली जो डिप्थेरिया था वो स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करवा रहा था, जहाँ वो रह रहा था वहाँ पर क्या करवा रहा था, स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन। लेकिन इसके अलावा और देखा गया है कि जब इसका टॉक्सिन दूसरे जगह पर दूसरे ऑर्गन के पास जाता है तो वहाँ पर फैट का डिपोजिशन करवाता है, और अगर किसी भी ऑर्गन में सेल या टिश्यू की जगह फैट का डिपोजिशन होगा तो वो ऑर्गन अपना जो काम है वो सही से नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस डिप्थेरिया बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पैथोजेनिसिटी पार्ट को कवर कर लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन में सबसे पहला पॉइंट है कि द ट्रीटमेंट इज गिवन विथ एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, रिफाम्पासिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। इसका जो ट्रीटमेंट है, इसको अगर बैक्टीरिया से हो रहा है तो एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, पेनिसिलिन यूज कर सकते हैं, रिफाम्पासिन यूज कर सकते हैं या एरिथ्रोमाइसिन यूज करते हैं। तो वही इन्फॉर्मेशन है कि द ट्रीटमेंट इज गिवन विथ एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन, रिफाम्पासिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक हेल्प इन रिड्यूसिंग लोड ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट फर्दर प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन। अगर आप पेशेंट को एंटीबायोटिक दीजिएगा तो लोड ऑफ बैक्टीरिया मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया का वो क्या करेगा, कम करेगा, जिसके चलते टॉक्सिन का प्रोडक्शन क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो वही है कि एंटीबायोटिक हेल्प इन रिड्यूसिंग लोड ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट फर्दर प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन। नेक्स्ट है द डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी व्यक्ति को इससे इन्फेक्शन हो गया है तो सामने वाले को उसके कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए। इस तरह से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में इंफॉर्मेशन है अर्लियर व्हेन द इम्यूनाइजिंग प्रोसेस वाज इन डेवलपमेंटल स्टेज इट वाज कस्टमरी to test susceptibility of an individual before starting active immunization. One such test was developed by Sick in 1913. वैक्सीनेशन में इंफॉर्मेशन बोल रहा है कि जब शुरुआत के दिनों में, कब की बात कर रहा है, जब इम्यूनाइजेशन प्रोसेस अपना डेवलपिंग स्टेज में था, मतलब वहाँ पर वैक्सीन बन रहा था, टेस्ट हो रहा था, लोग लेने से डर रहे थे। इस तरह का जब शुरू में टाइम था तो वहाँ पर एक रिवाज था कि आप इसके वैक्सीन को ऐसे ही नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति में ससेप्टिबिलिटी टेस्ट किया जाता था। ससेप्टिबिलिटी टेस्ट क्या था, ससेप्टिबिलिटी टेस्ट क्या था, ससेप्टिबिलिटी टेस्ट से पता चलता था कि इस व्यक्ति को वैक्सीन देना है या नहीं। कुछ व्यक्ति इम्यून होते थे, मतलब इन पर इस बैक्टीरिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता था, इस पर बुरा प्रभाव पड़ता था। तो सबसे पहले ये टेस्ट कर लिया जाता था, मतलब उस टाइम का रिवाज था, कस्टमरी था कि अगर बच्चा हुआ है तो उसको इस टेस्ट से चेक हम लोग को करना है। तो वही है वैक्सीनेशन में इंफॉर्मेशन है अर्लियर व्हेन द इम्यूनाइजेशन प्रोसेस वाज इन डेवलपमेंटल स्टेज इट वाज कस्टमरी टू टेस्ट ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बिफोर स्टार्टिंग एक्टिव इम्यूनाइजेशन। वन सच टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय सिक इन 1913। एक ऐसा ही टेस्ट सिक के द्वारा कब डेवलप किया गया था, 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सिक टेस्ट होता क्या है। तो सिक टेस्ट क्या है कि इट इज़ एन इंट्राडर्मल टेस्ट। इंट्राडर्मल हमारे स्किन के नीचे वाली बात कर रहे हैं, वहाँ पर
जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन भी हम लोग देते हैं, तो इट इज़ एन इंट्राडर्मल टेस्ट परफॉर्म टू नो द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू डिप्थेरिया। Although the test is no longer in use, but it helps in differentiating between susceptible and non-susceptible person. It was done by injecting 0.2 ml of diphtheria toxin intradermally in one forearm as a test, whereas same amount of inactivated diphtheria antitoxin in other forearm, and this serve as a control. इसमें बता रहा है सिक टेस्ट है क्या, तो सिक टेस्ट एक इंट्राडर्मल टेस्ट है। जिसको क्यों करते हैं, जिसको क्यों परफॉर्म करते हैं, तो इसके द्वारा हम लोग ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पर्सन पता करते हैं, किसके लिए, डिप्थेरिया के लिए। ठीक है, आजकल ये जनरली टेस्ट नहीं होता है, तो वही ऑल दाउ द टेस्ट इन नो लॉन्गर इन यूज। लेकिन इसके द्वारा हम लोग क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कौन सा व्यक्ति डिप्थेरिया के लिए ससेप्टेबल है और कौन सा व्यक्ति डिप्थेरिया के लिए ससेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अब इस टेस्ट में करते क्या है, तो 0.2 ml डिप्थेरिया टॉक्सिन लेते हैं और व्यक्ति के एक कंधे में 1/4 आर्म में इसको इंजेक्ट कर देते हैं, और दूसरे कंधे में वेयर एज सेम अमाउंट ऑफ इनएक्टिवेटेड डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन। एक कंधा में हम लोग टॉक्सिन दिए थे और दूसरे कंधा में क्या देते हैं, एंटीटॉक्सिन। ठीक है, एंटीटॉक्सिन क्यों देते हैं कि अगर ये व्यक्ति उसके लिए ससेप्टेबल रहा तो जो हम टॉक्सिन दिए उससे बचाव हो जाओ। तो एक आर्म में क्या देते हैं, टॉक्सिन देते हैं और दूसरे आर्म में क्या देते हैं, एंटीटॉक्सिन देते हैं। ठीक है, इस टेस्ट में ही करते हैं। अब रिजल्ट की बात करते हैं, तो पॉजिटिव रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय एन एरिया ऑफ स्वेलिंग एंड रेडनेस एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। निगेटिव रिएक्शन मीन्स दैट पर्सन इज इम्यून टू डिप्थेरिया। पॉजिटिव रिएक्शन मीन्स इम्यूनाइजेशन इज रिक्वायर्ड। देखो, अगर किसी व्यक्ति में पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला तो क्या देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप टॉक्सिन वाला इंजेक्शन दिए थे वहाँ पर स्वेलिंग और रेडनेस दिखने को मिलेगा। जहाँ पर आप जिस फॉर्म आर्म में आप टॉक्सिन वाला दिए थे वहाँ पर स्वेलिंग और रेडनेस देखने को मिलेगा। इसका मतलब इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रिएक्शन। और अगर पॉजिटिव रिएक्शन हो गया है तो इसका मतलब इम्यूनाइजेशन उस व्यक्ति को रिक्वायर है, और अगर ये नहीं हुआ है तो उस व्यक्ति को इसका इम्यूनाइजेशन का ज़रूरत नहीं है। सिक टेस्ट का रिजल्ट आपको विजुलाइज करवाते हैं, कैसा होता है, कुछ इस तरह से। सिक टेस्ट का जो रिजल्ट होता है कुछ इस तरह से हम लोग को देखने को मिलता है। ये पॉजिटिव टेस्ट दर्शा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिल गया ऐसा, तो क्या है, पॉजिटिव, मतलब वैसे व्यक्ति को इम्यूनाइजेशन का ज़रूरत है, ये इसके लिए ससेप्टेबल है। इस व्यक्ति में डिप्थेरिया अपना इन्फेक्शन पूरी तरह से कर सकता है। ठीक है, तो सिक टेस्ट हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये वाला, ये था अपना बुल नेक फॉर्मेशन। ये वाला जो पार्ट है अपना, यहाँ पर अगर होगा देखिए स्वेलिंग है, तो ये क्या है, बुल नेक फॉर्मेशन है। ठीक है, और कुछ है, ये तो हो गया। ये क्या है, ये क्यूटेनियस डिप्थेरिया, फैटी डिपोजिशन, अगर कुछ इस तरह का जख्म सड़ने गलने लगता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस डिप्थेरिया। उसका टॉक्सिन से जो फैटी डिपोजिशन हो रहा था, पहले हम लोग बात किए थे। हाँ, नेक्स्ट ये स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया, और इसमें भी वही लेदरी कवरिंग और स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन शो कर रहा है। इस तरह से कुछ कुछ फिगर से आप विजुलाइज कर सकते हैं। तो सिक टेस्ट हो गया। अब देखते हैं वैक्सीन। तो वैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन ऐसा है कि वैक्सीन आर गिवन टू प्रोवाइड प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट डिप्थेरिया। जो वैक्सीन होते हैं वो डिप्थेरिया के अगेंस्ट क्या है, प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस मतलब बचाव। प्रोफाइलैक्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी बीमारी को ना हो उसके लिए करते हैं। होने के बाद करें वो ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन हो गया। प्रोफाइलैक्सिस मतलब क्या होता है, वो बीमारी ही सामने वाले में फ्यूचर में ना हो, इसके लिए जो हम लोग काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस। तो वही है, वैक्सीन आर गिवन टू प्रोवाइड प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट डिप्थेरिया। इम्यूनाइजेशन इज डन विथ सिंगल और कंबाइंड डीपीटी फ्रॉम द फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन। जिसका इम्यूनाइजेशन है या तो इसको अकेले देते हैं या 3 के साथ, डिप्थेरिया, पर्ट्यूटिस और टेटनस, तीनों का एक ही साथ हम लोग दे सकते हैं। तो वही है कि वैक्सीन आर गिवन टू प्रोवाइड प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट डिप्थेरिया। नेक्स्ट है, इम्यूनाइजेशन इज डन बाय सिंगल और कंबाइंड फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन। कंबाइंड मतलब डीपीटी की बात कर रहा है। नेक्स्ट है,
DPT is given with oral polio vaccine at the age of 6 weeks, 10 weeks and 14 weeks and 16 to 24 month and is followed by dose of DT at the age of 5 to 6 ईयर। जो DPT का वैक्सीन होता है वो ओरल पोलियो वैक्सीन के साथ ही चलता है। मतलब कब कब, पहला 6 वीक पे, दूसरा 10 वीक्स पे, तीसरा 14 वीक्स पे और फिर नेक्स्ट 16 और 24 महीने पर। नेक्स्ट है, अगर आप इसको इससे आगे और बचाव करना है तो DT देते हैं। देखिए 16 और 24 मंथ तक देते हैं DPT, लेकिन 5 और 6 साल में कौन सा देते हैं, DT। ठीक है, वहाँ पर पर्ट्यूसिस वाला नहीं देते हैं। मतलब 5 से 6 साल हो गया है तो आप पर्ट्यूसिस वाला वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है सेरा, वही सेरम की मदद से। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन मतलब किसी व्यक्ति को हो गया है और इंस्टेंट चाहिए, ये वैक्सीन वाला तो एक्टिव है, इसमें हमारा शरीर काम करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा तब देगा। सेरा मतलब पैसिव इम्यूनाइजेशन, इसमें हमारे बॉडी का कोई काम नहीं, डायरेक्ट उसके अगेंस्ट वाला दे दिए हैं। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन इज कैरिड आउट बाय गिविंग सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ऑफ 500 to 1000 यूनिट ऑफ एंटी डिप्थेरिया सीरम, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में ADS। ADS का मतलब क्या होता है, एंटी डिप्थेरिया सीरम। ये पैसिव इम्यूनाइजेशन अगर किसी व्यक्ति को हो गया है और अगर आपको इंस्टेंट उससे प्रोटेक्ट करना है तो क्या देते हैं, सेरा। तो प्रिवेंशन में हम लोग क्या क्या देख लिए, प्रिवेंशन में हम लोग सबसे पहले देख लिए कि एंटीबायोटिक देंगे, कौन कौन सा, पेनिसिलिन, रिफाम्पासिन, इरिथ्रोमाइसिन। फिर एंटीबायोटिक देकर क्या करेंगे तो उसके कंसंट्रेशन को कम करेंगे। फिर वैक्सीनेशन शुरू में हुआ था तो इसका एक रिवाज था कि पहले हम लोग सिक टेस्ट के द्वारा चेक करते थे कि सामने वाला व्यक्ति ससेप्टेबल है या नॉन ससेप्टेबल है। सिक टेस्ट में हम लोग, सिक टेस्ट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, एक कंधे में टॉक्सिन डालते हैं, दूसरे में एंटी टॉक्सिन डालते हैं। अगर स्वेलिंग और रेडनेस आ गया है तो मतलब वो ससेप्टेबल है, ये सब देखे। फिर वैक्सीन देखे, इसको या तो अकेले दे सकते हैं या DPT के साथ कंबाइंड फॉर्म में दे सकते हैं। कब देंगे तो 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स पर देते हैं। फिर अगर आपको पैसिव इम्यूनाइजेशन चाहिए तो फिर ADS देते हैं, मतलब एंटी डिप्थेरिया सीरम। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अगर समझ में आए तो बढ़िया है, और अगर नहीं समझ में आए तो बताइएगा इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। दैट्स ऑल।